नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहित बख्शी। और जिनसे आज हम खास बातचीत करने वाले हैं वो हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका इस खास बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया। सवाल को पिरोकर मैं शुरुआत ऐसे करूं कि उप मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, जो बच्चों के बीच में रहना पसंद करते थे, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में कई बदलाव किए, कई पैरामीटर सेट किए, लेकिन बच्चों के बीच से निकलकर वो पहुंच गए सीधा जेल। 17 महीने का ये सफर कैसा था? क्या बदला इससे? मतलब बदला तो क्या, और कमिटमेंट मेरे अंदर का और गहरा हुआ, क्योंकि अब राजनीति में हैं और राजनीति में जब आप बदलाव करते हैं, राजनीति में जब आप लड़ते हैं लोगों से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से, तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से एडवर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। वो एडवर्स कुछ भी हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो राजनीति में कोई ये सोचे कि नहीं साहब मैं तो राजनीति में रहूँगा लेकिन जेल जाना मुझे, तो ऐसा नहीं कि जेल जाने के लिए राजनीति करिए, बट जब आप लड़ रहे हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। वो अगर आपके अंदर स्वीकृति है तो फिर आपको कष्ट नहीं है अंदर मैं गया जेल में, तो 17 महीने में जेल में रहा मैं। ऑफ कोर्स ये एक क्वेश्चन, जब आप अंदर बैठते हैं अकेले उस छोटे से सेल में, तो अंदर और 15-16 घंटे वो लॉक रहता है, 7-8 घंटे आपको अलाउ किया जाता है। थोड़ा सा एक कंपाउंड है उसमें घूमने के लिए, पेड़ वेड़ हैं वहाँ पे, पर अलाउ आप नॉर्मली अंदर रहते हैं। तो अंदर उस छोटे से सेल में आप बैठते हैं, घूमते हैं, चहलकदमी करते हैं, तो आपको बहुत ख्याल आते हैं। तो उसमें मुझे भी ख्याल आता था कि मैं अंदर क्यों, और मतलब मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था। भगवान से भी सवाल होता था, यार अच्छे आदमी के साथ ऐसा क्यों होता है। पर फिर लगता था कि मतलब कष्ट तो सबने उठाए हैं, और जेल तो स्वतंत्रता आंदोलन में इतने लोग गए, तो अगर तुम जेल में आ गए तो कौन सी आफत आ गई। और फिर लगता था कि जेल है, अब यहाँ या तो आप टूट जाओ या आप और मजबूत हो जाओ। तो मैंने अपने आप में रिजॉल्व लिया कि मैं टूटूंगा नहीं। मैं पढ़ा, खूब पढ़ा, मैंने खूब मेडिटेशन किया अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, जो कुछ वहाँ जेल के अंदर। किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी? खूब किताबें पढ़ी। कौन सी किताब सबसे ज्यादा पढ़ी? नहीं, कौन सी वाले में नहीं, मैंने सबसे ज़्यादा शिक्षा के संबंध में पढ़ी, क्योंकि मैं दुनिया भर से जब जाता था दुनिया के अलग अलग देशों में, तो वहाँ से शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में किताबें खरीद के लाता था, वो पढ़ी मैंने। और निश्चित रूप से भारत के अध्यात्म में मेरी दिलचस्पी थी पहले से। कभी मौका नहीं मिला था कि रामचरितमानस, रामायण, उपनिषद, गीता एक चेन में बैठ के इतने शिद्दत के साथ आप पढ़ जाओ, पर वहाँ तो मेरे पास समय था, और मैंने खूब ध्यान से बैठ के उनको पढ़ा, समझा कि क्या कहने की कोशिश की गई है, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। तो उनके पे भी खूब मेरा मनन हुआ। और कुल मिला के कहूँ तो मैंने इस पूरे समय का उपयोग किया, सदुपयोग किया, किताब पढ़ने में, मेडिटेशन करने में, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम बैक। मनीष जी, सीधा सवाल है कि नंबर 1 तो जेल में है अभी आपकी पार्टी के प्रमुख, आप अब बाहर आए हैं, पार्टी में जान फूकी है, पार्टी के कार्यकर्ता देख भी रहे हैं, दिल्ली की जनता भी देख रही है, बड़े हर्डल्स दिल्ली की जनता ने देख लिए कामकाज में। ऐसे में क्या आप सरकार में जाने वाले हैं, जनता जानना चाहती है, या फिर आप संगठन में रहकर संगठन के लिए काम करेंगे? ये अहम है, क्योंकि सब कोई इस पर निगाह है। देखिए, जहाँ तक हर्डल्स हैं, हर्डल्स की बात है, मैं नहीं समझता कि स्कूल का, अस्पताल का, बिजली का, आज बिजली सब हर्डल्स के बाद में फ्री मिल रही है, हॉस्पिटल ठीक चल रहे हैं, स्कूल ठीक चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब ठीक चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर्डल्स आए, और कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो शायद मैं कहूँ कि एलजी साहब और उन सब के एटीट्यूड की वजह से आ रहे हैं। वो तो जब हम पहले थे, बाहर थे, तब भी आते थे, तो वो तो अब मैं नहीं कह सकता कि एलजी साहब बदल जाएंगे। हम बाहर आ गए, अरविंद जी बाहर आ जाएंगे, सीएम साहब, और उसके बाद में चीज़ें और स्मूथ चलेंगी। जहाँ तक मेरे लिए है, मैं जब बाहर आया तो मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप हमारे क्षेत्र में आइए और कार्यकर्ताओं से मिलिए, लोगों से मिलिए। तो मैंने कहा ठीक है, पदयात्रा करेंगे। मैंने साथियों के सामने ये बात रखी, बोले अच्छी बात है, पदयात्रा की तैयारी कर ली गई। अब पदयात्रा मेरी शुरू हो जाएंगी, तो मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्राएँ करूँगा। फ़िलहाल यही सोचा है, और अगले कुछ दिन में पदयात्रा में ही रहूँगा। लेकिन आगे और क्या पार्टी भूमिका तय करेगी, अरविंद साहब, सीएम साहब जब आ जाएंगे, उसके बाद क्या भूमिकाएं तय होंगी, उस वक्त तय करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि लोगों के बीच में एक पिछले
1 से 1.5 साल में एक अविश्वास पैदा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता खासतौर पर ये देख रही है कि इतनी अस्थिरता है सरकार के अंदर, कोई सीनियर लीडर नहीं था। संजय सिंह भी अभी आए हैं, उन्हें बहुत वक्त तो हुआ नहीं आए हुए, आप अब आए हैं, तो आपको लगता है कि दोबारा से वो कॉन्फिडेंस लोगों का जीतना आपके लिए एक चुनौती होगी, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि अभी केजरीवाल जी जेल में ही हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बोलूँ कि अस्थिरता तब होती है जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अचानक 2 मुख्यमंत्री दिल्ली भागते हैं, उप मुख्यमंत्री दिल्ली भागते हैं, और फिर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ती है, तब अस्थिरता होती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में चुनी हुई सरकार को तोड़ दिया, फिर इधर से तोड़ के इधर जोड़ लिया, उधर से तोड़ के इधर जोड़ लिया। लोग सोचते हैं कि यार अब ये सरकारें कैसे चलेंगी, क्या होगा। वहाँ अस्थिरता होती है। दिल्ली तो मॉडल है इस बात का कि इनके नेताओं को पूरी कुचलने की कोशिश की गई, इनके कार्यकर्ताओं को पूरी कुचलने की कोशिश की गई, उसके बाद भी पार्टी भी डटी हुई है, सरकार भी डटी हुई है और सरकार काम भी कर रही है। तो यहाँ तो अस्थिरता नहीं बल्कि स्थिरता का मॉडल है, फर्मनेस का मॉडल है कि यार दिल्ली ऐसी तो आज तक राजनीतिक पार्टी नहीं हुई जिसको मतलब तोड़ने की इतनी जबरदस्त कोशिश की, फिर भी एक मुट्ठी की तरह से पार्टी भी इकट्ठी खड़ी है और सरकार भी चल रही है और सरकार के काम भी चल रहे हैं। जी, लोगों को समझा पाएंगे कि हम जो है हम सारे हडल पार कर लेंगे, क्योंकि आप आते हैं, अगर भी आप आरोप भी लगाते हैं एलजी पर, लेकिन फिर वही चुनाव आ रहे हैं सर पर, आपको एक एक आदमी के पास जाना है, तो उसको समझा पाएंगे कि हडल नहीं आएंगे अगर दोबारा जीते। नहीं, हडल तो देखो लोगों ने तो अब मुझे लगता है हमें तो अब समझाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने देख ही लिया कि यार ये लोग जेल चले गए, इनको बर्बाद करने की, इनके परिवार को बर्बाद करने की, पूरी पार्टी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद भी जो टूटता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो सरकार नहीं टूटने देता है, जो सरकार को चलाता रहता है, उस पर तो और ज़्यादा भरोसा किया जाता है। तो आज दिल्ली के लोगों में एक और ज़्यादा भरोसा हुआ है कि यही लोग हैं। नहीं तो भरोसा तो आप लोग लोकसभा चुनाव में भी जता रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि भले ही जेल में है लेकिन हमें पता है कि वोट हमें मिलेगा। जेल का जवाब वोट से स्लोगन आपने दिया था, इस पे कैंपेन चलाया था। लोकसभा चुनाव को मैं एक दूसरे एंगल से ही देखता हूँ और ये अब से नहीं, 2014 से हम देख रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, हमको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 6 महीने बाद में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो ज़बरदस्त सीटें मिली, मतलब हिस्टोरिक सीटें मिली। 19 में लोकसभा चुनाव और 20 के विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। तो लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव से कनेक्ट करके देखना मुझे नहीं लगता कि ठीक हो पाएगा। लेकिन 3 लोकसभा चुनाव में हम जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए या जनता के बीच अपना मैसेज नहीं दे पाए, इस बात को तो मतलब हम कहें कि ना कहें फिर भी हमें स्वीकार करना ही ये सच है कि हम जनता के बीच कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपनी बात, तभी जनता हमें नहीं वोट दे पाई। लेकिन अगर उसी रिजल्ट को देख के हम विधानसभा की बात करें तो दिल्ली की जनता को हमेशा पता है कि भाई दिल्ली के में फ्री बिजली अगर कोई दिला सकता है तो केजरीवाल दिला सकता है, बिजली के 0 बिल कोई कर सकता है, स्कूल ठीक कोई कर सकते हैं तो केजरीवाल जी कर सकते हैं, अगर अस्पताल कोई ठीक कर सकते हैं, बसें सड़कों पे दिल्ली में हिस्टोरिक तरीके से चल रही हैं, नए अस्पताल बन गए, ये कोई काम कर सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। और लोगों को ये भी समझ में आ रहा है, जो इन्होंने रूमर फैलाने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर भ्रष्टाचार करना होता तो ये 200 यूनिट बिजली फ्री दे आके लोगों के बिजली के बिल 0 करके क्यों करता है। मतलब केजरीवाल जी तो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसमें करते हैं ना, बिजली की उसमें कर लेते हैं, हमारे बिल नहीं 0 करते। तो ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो लोगों को मैसेज अपनी तरफ से भी बहुत क्लियर है। निश्चित रूप से जब मैं जाऊंगा, चुनाव में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनके जवाब भी देंगे। इसके साथ गए आप लोग, गलती लगी कि गलती हो गई, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस को हरा के, बीजेपी को हरा के, मेन तो कांग्रेस ही थी, और फिर अब लग रहा है कि गलती हुई थी। वो देखो ये सब प्रयोग हैं राजनीति, विधानसभा में होगा ये प्रयोग। मैं कह रहा हूँ राजनीति में ये वाला जो आपने बोला वही 2024 में एक प्रयोग हुआ, 19 में हम अलग तरीके से लड़े, 14 में हम अलग तरीके से लड़े। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रयोग सफल नहीं हुआ, ये हम मानते हैं। हमने कांग्रेस के साथ प्रयोग करने की कोशिश की, हमने इंडिविजुअल चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की, वो हमारे सफल नहीं हुए। तो हमें निश्चित रूप से 3 इलेक्शन लोकसभा के हारने के बाद और उसके 6 महीने बाद ही विधानसभा में जीतने के बाद, या तो हम विधानसभा लोकसभा में दोनों में ही खत्म होते, लेकिन हमेशा यही हुआ। तो इसमें हमें अपनी लोकसभा की स्ट्रेटेजी को अलग सिरे से देखना पड़ेगा, इससे ये सबक निकलता है। लेकिन जहाँ तक दिल्ली के काम की बात है, दिल्ली के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई दिल्ली सरकार की बात है, देयर इज़ नो डाउट कि। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अब लोग लोकसभा में भी कहने लगे हैं कि जी थैंक यू, हम आपको धीरे धीरे अब नमस्कार करेंगे। दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में तो पहले से ही नमस्कार करती थी, देश की जनता ने इस बार लोकसभा में भी कह दिया है कि भाई
अब धीरे धीरे हम आपको डाउन नहीं, ला रहे लेकिन हैं। इसमें आपको तो फायदा नहीं हुआ ना, नहीं तो है। इसको क्या आप नुकसान की तरह नहीं देखिए- देख रहे? कांग्रेस को फायदा हुआ इन लोकसभा चुनाव में, आपको फायदा नहीं हुआ? पिक्चर बदली की पिक्चर इंप्रूव हुई, ये देखने का वो है भाई। हमारे पास इस चुनाव से पहले एक सांसद था, अभी हमारे पास 3 सांसद हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव था। राष्ट्रीय क्रम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम 3 गुने हो गए। अगर इसी क्रम में ये डेटा पे देखें तो हमारे पास 1 सांसद होता था, आज हमारे पास 3 सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी नीचे आई है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ तो ऊपर ही गया है। दिल्ली में हमारे पास में पहले भी एक भी सांसद नहीं था, अभी भी एक भी सांसद नहीं है, हम वहीं हैं दिल्ली की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में लोगों के मुद्दे एकदम अलग हैं और ये लोगों ने बताया है, 3 बार बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं अभी स्पेस है इस चीज़ का कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि साहब लोकसभा में हमको चुनाव में जिताया था तो हमें जिता दो। लोग पहले भी 2 बार मना कर चुके हैं। और मुझे जी एक जनता का सवाल है, और जनता के साथ साथ आपके विपक्षी जो हैं वो भी बड़े शुभचिंतक आपके हैं, तो उनका भी सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, गवर्नेंस पे जिस तरीके से कैबिनेट को लेकर इशू बनाते हैं, जो दूसरी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमेटी बनी है उसको लेकर इशू बनता है, तो क्यों इस्तीफा नहीं देते? क्या कुछ अंदरूनी कारण है कि ट्रस्ट, या फिर मुख्यमंत्री ने कोई और रणनीति बनाई हुई है? देखो, बात इसकी नहीं है कि क्या रणनीति है और क्यों इस्तीफा नहीं देते। बात यह है कि क्या देश में अब ये ट्रेंड चल जाना चाहिए कि जिस जिस राज्य में केंद्र की पार्टी की सरकार नहीं होगी उस पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी आरोप लगा दो आप, और फिर एक आदमी को पहले जेल में डाल दो, फिर उसको बोलो कि भाई मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे, नहीं तो तेरे को जेल में पड़ा रहने देंगे। फिर वो कहता है अच्छा जी मेरे को बख्श दो, मैं बयान दे देता हूँ। फिर उसके बेस पर मुख्यमंत्री को उठा के आप जेल में डालोगे। यही किया ना कि किसी आदमी को जेल में डाला, उसने कहा जी मैं तो केजरीवाल जी को जानता भी नहीं है, मेरे से कुछ नहीं, उन्होंने बोला 6 महीने उसको जेल में रखा, 6 महीने तक उसको प्रताड़ित जो भी हुआ होगा, 6 महीने बाद उससे बयान लिया, उसके पिछले बयानों के कंट्राडिक्शन में बयान लिया, और फिर कहा भाई केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, ठीक है, उन्होंने पैसे मांगे या जो भी उसने बोला, जो भी उसका बयान है, और उसके बाद उसको तो बाहर निकाल दिया, फिर केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। तो ये तो अच्छी शॉर्टकट रेसिपी है कि आप विपक्ष के किसी भी मुख्यमंत्री को उठा के डाल देना और फिर कोर्ट में जाके एक्सेप्ट करना। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई तुम किसी को गिरफ्तार करते हो और उसी को तुम अरेस्ट करके उससे बयान ले रहे हो और उसी के बयान के बेस पर तुम मुख्यमंत्री को अरेस्ट करो, बोले हाँ जी ये तो लॉलीपॉप अरेस्ट था, लॉलीपॉप अरेस्ट था, तो लॉलीपॉप अरेस्ट किसी का भी करो और उसके बाद विपक्ष के पार्टी के मुख्यमंत्री को आप सरकार अंदर जेल में डालो और उसकी सरकार गिरा दो। तो ये रेसिपी अगर इस देश में अप्रूव हो जाती केजरीवाल जी के इस्तीफे से, मुझे लगता है फिर लोकतंत्र का स्पेस ही नहीं बचता, विपक्ष तो खत्म था। फिर कभी भी इस देश में कोई भी विपक्ष की पार्टी की सरकार बनेगी, आज आम आदमी पार्टी की थी, बहुत से राज्यों में कांग्रेस की है और दलों की है, केंद्र में बैठी हुई कोई भी पावरफुल आज भारतीय जनता पार्टी, कल को कोई और सरकार होगी, उसके लिए ये तो प्रेसिडेंस है कि भैया सबसे बढ़िया है किसी आदमी को जेल में डालो, उससे कोई फर्जी कागज साइन कराओ, उसके बेस पे मुख्यमंत्री को अंदर डालो और उसके बाद बोलो साहब मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, सरकार भंग करो। बढ़िया तरीका है यार ये विपक्ष को खत्म करने का, विपक्ष को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का ये ट्रेंड हमने रोका। आई थिंक बहुत जरूरत थी इसे। नहीं, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज जाना भी जरूरी था, क्योंकि जब आप जेल में थे तो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मनीष सिसोदिया जेल में है, मतलब वो ये दिखाते थे कि आपके ना होने से उन पर कितना असर पड़ रहा है, उन्हें सरकार चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है। लेकिन जब फिर वो जेल में गए, अब आप बाहर आए, संजय सिंह भी बाहर हैं, तो क्या ये प्रक्रिया हम देखेंगे कि वो कुछ हैंडओवर करने वाले करेंगे? आप अब यहाँ हैं तो उम्मीदें आपकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी आपसे ज्यादा होंगी और साथ ही जनता को भी। देखो ये पार्टी पे एक बड़ा संकट था और लंबा हुआ, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा लंबा हुआ। पार्टी पे इससे पहले भी बहुत संकट आए, इन्होंने बहुत तरीके से हमारे एमएलएज को कुचला, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए, लेकिन धीरे 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 करके हमारे एमएलएज भी ना सिर्फ बरी हुए बल्कि बहुत सारे मामलों में तो पुलिस के खिलाफ स्ट्रक्चर, इनकी एजेंसियों के खिलाफ ऑर्डर पास हुए कि साहब आप गलत कर रहे हो, गलत फंसा रहे हो उन लोगों को। ये केस भी जाएगा ऐसे ही, लेकिन इस बीच में ये संकट अब लगभग अपने कंक्लूजन पे है। संजय जी बाहर हैं, मैं बाहर हूँ, उसके बाद में आप देखिएगा सीएम साहब भी थोड़े दिन में बाहर ही होंगे। तो अभी वो स्पेकुलेशंस और उस तरह के सवालों में मुझे नहीं लगता कि जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी थोड़े दिन में सीएम साहब बाहर होंगे, उसके बाद में चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी। सर दिल्ली से हरियाणा चल लेते हैं। हरियाणा में क्योंकि आप लोग जो हैं हरियाणा में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, मिसेस केजरीवाल लगातार सबने मिलकर 45 से ज्यादा सभाएं की हैं, तो सबकी निगाहें हैं, क्या वाकई कुछ कर भी पाएंगे आप हरियाणा में? क्योंकि हरियाणा में आप लोग फिर
कांग्रेस जिसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो है गठबंधन में है, इंडिया अलायंस का पार्ट है, उसी के साथ चुनौती भी है और भाजपा को हराने की आप बात कह रहे हैं वहां पर। देखो, आम आदमी पार्टी एक भारत का ड्रीम लेके चल रही है। वो ड्रीम है कि साहब, जब तक आप देश में सरकारी स्कूलों को इतना शानदार नहीं बनाओगे जितने प्राइवेट स्कूल हैं, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। जब तक आप आज आधुनिक युग में, जब बिजली हर घर की ज़रूरत पड़ गई है, मोबाइल चार्ज करने से लेके बल्ब तक और पंखे तक और जहाँ एसी हैं, वैसे आज के भारत के युग में आप लोगों के बिजली के बिल महंगाई से लड़ने में मदद नहीं करोगे, महंगे बिजली के बिलों से राहत नहीं दिलाओगे, जब तक उनको अच्छे सरकारी अस्पताल नहीं दोगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये हमारा एक मॉडल है। हमने दिल्ली में उसमें काम किया, हम पंजाब में उसमें काम कर रहे हैं, कल को हम हरियाणा में जा रहे हैं, हरियाणा में इसी बांग को लेकर जा रहे हैं कि साहब हमारे पास, हमको मौका दीजिए, हमने आपके बाजू के 2 राज्यों में काम किया हुआ है इस पर, और लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार पंजाब में हैं, बहुत सारे लोगों के काम दिल्ली में होते हैं, दोनों जगह से देख रहे हैं। तो हमें तो पूरा यकीन है इस बात का कि इस बार, क्योंकि हरियाणा बदल रहा है, ये तय है कि हरियाणा को अभी बदलाव करना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हैं लोग। ऐसे में हमारे तरफ से ये है कि भाई, दिल्ली की जनता ने चुन लिया तो दिल्ली में काम हो रहे हैं, हरियाणा पंजाब की जनता ने चुन लिया, पंजाब में काम हो रहे हैं, उसी स्कूल के लिए, उसी, और लोग दोनों तरफ बदलाव देख रहे हैं। तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती, और फिर अब मेहनत करेंगे तो और इस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक ही रणनीति पर चलना, आप राज्य दर तो चल सकते हैं, जो आप दिल्ली में जिस रणनीति के साथ चलते हैं उसे आप पंजाब हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर लोकसभा में जो नतीजे जो हमने देखे उसमें आपको सिंपैथी वोट भी नहीं मिली, क्योंकि मिसेस केजरीवाल भी खुद लगातार लोगों के बीच में थी। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जिसको आपका जो विपक्ष है वो फ्री बीज कहता है, तो उसे हर राज्य में आप उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव एकदम अलग डायमेंशन पे था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम दिल्ली में 3 लोकसभा चुनाव में असफल रहे, और इस बार एक मुद्दे पे वोट मांगे गए, पिछली बार भी जिन मुद्दों पे वोट मांगे उनसे भी सहमति नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं हमारी किसी स्ट्रेटेजी में कोई कमी है, और उसको पार्टी को बहुत डीपली एनालिसिस करके अगले लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, वही जनता जो दिल्ली की बात करें तो वही जनता जो नहीं लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देती, वही बम्पर वोटिंग करके रिकॉर्ड सीट देके हमें भेजती है ठीक 6 महीने बाद। ये भी हुआ है। वैसे में इसका मतलब लोगों की ज़रूरत है बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, नौकरियां। दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है देश में, तो इसका मतलब लोग इस बात को भी मान रहे हैं केजरीवाल जी की सरकार के मॉडल में। लेकिन तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में अंतर है। सरकार का एक पूरा पिक्चर है, कॉन्सेप्ट जो है दिल्ली वालों के मन में, वो तो बदला है ना पिछले 1.5 साल में। आप 15 की बात कर रहे हैं, उस वक्त अलग कॉन्सेप्ट था आपका भी और दिल्ली की जनता के माइंड में भी। नहीं, 13, 15, 19 माने 20 हर बार अलग है। कभी भी पिक्चर एक जैसी नहीं होती है। कोई भी चुनाव, मैं ये कह ही नहीं सकता कि कोई चुनाव आसान होता है। हर चुनाव के अपने कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। हर चुनाव के अपने एक चैलेंजेस होते हैं। 13 का चुनाव लड़ा हमने, बहुत नए चैलेंजेस थे। 15 का चुनाव लड़ा, एक अलग तरह के चैलेंजेस थे। 20 का चुनाव लड़ा, अलग तरह के चैलेंजेस थे। 3 बार सरकार बनाई। इस बार के भी चैलेंजेस हैं, मैं इन चैलेंजेस से मैं इनकार नहीं कर रहा, चैलेंजेस हैं। पर चैलेंजेस के साथ साथ जनता में ये भरोसा कि यार ये तो कमाल के लोग हैं, इन पे तो भरोसा किया जा सकता है, ये टूटते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बिखरते भी नहीं, सरकार भी चलाते रहते हैं, काम भी करके दिखाते हैं। जब इनके लीडर अंदर चले गए उसके बाद भी इन्होंने 20 स्कूल बना के दिखा दिए, इतने शानदार रिजल्ट लेके दिखा दिए, हॉस्पिटल चलते रहे इनके लोग। जब हम अंदर चले गए, सीएम साहब अंदर चले गए, उसके बाद भी लोगों के बिजली के बिल 0 आते रहे। ये एक अलग तरीके का भरोसा लोगों में पैदा हुआ है कि यार इन लोगों पे तो भरोसा किया जा सकता है। जी, आपके मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन आप लोग अब सड़क पर उतरेंगे, पद यात्रा उसी दिन से आप शुरू कर रहे हैं। अब की बार आपके पिटारे में नया क्या है? क्योंकि आप फ्री बिजली पानी कर चुके हैं, बसेस में यात्रा फ्री कर चुके हैं, ये आप लोगों का एजेंडा हुआ करता था। हर चुनाव में आप बताते थे कि अब नया कुछ करने जा रहे हैं। अब क्योंकि मुख्यमंत्री अभी नहीं है, लेकिन आप जनता के बीच आपने जाने की शुरुआत करनी है, क्या है नए पिटारा? देखो, जितना मुझे राजनीति की समझ है थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत अभी जनता ना नए के चक्कर में नहीं है। वो ये नहीं देखती कि मुझे नया क्या मिल रहा है। जनता ये देखती है कि मेरे घर में जो बच्चा है उसको पढ़ा कौन सकता है, उसकी एजुकेशन की व्यवस्था कौन कर सकता है। मेरे पिताजी को कभी कभी बीमारी होती है, उनको इलाज कैसे हो सकता है। ये लड़का बड़ा होगा, ये लड़की बड़ी होगी तो इसको नौकरी कौन दिला सकता है। महंगाई जब बढ़ती जा रही है तो मुझे महंगाई से लड़ने में कौन मदद कर रहा है।
इसमें नया पुराना है ही नहीं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा बिजली फ्री कर दी थी, ओके ओके अब हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, अब कुछ नया फ्री दो। नहीं, लोग तो ये कहते हैं साहब बिजली तो जरूरत थी, आपने कर दी, और आपने अपने सबसे बड़े संकट के दौरान भी फ्री बिजली जारी रखी। आपने हमारे बिजली के बिल जीरो जारी रखे, आपने हमारे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नीचे नहीं आने दी। हाँ, आपके मुख्यमंत्री जेल में थे, उसके बावजूद जब हम मोहल्ला क्लिनिक में गए तो न सिर्फ वहाँ इलाज हुआ बल्कि हमारे फ्री टेस्ट हुए, शानदार दवाइयाँ मिली। ये लोगों को कंटिन्यू चाहिए, आज दिल्ली के लोगों को उसको कंटिन्यूटी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये मनीष जी कि आपको बेल मिली है, आप बरी नहीं हुए हैं अभी, तो ये चुनौती खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे डर तब होता अगर मैंने कुछ गलत किया होता। क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैं तो पूरा आश्वस्त हूं कि ट्रायल में तो कुछ होगा ही नहीं। इस केस में केवल और केवल बेल तक की पॉलिटिक्स थी, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर, अरविंद जी के भी ऊपर, हेमंत सोरेन साहब के ऊपर और भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर देश में आरोप लगाए कि साहब इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अब सबूत है नहीं है, वो सब ट्रायल में पेश हो जाएगा, बात हो जाएगी। लेकिन सेक्शन कौन से लगाए, धाराएं कौन सी लगाई? धाराएं वो लगाई जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर और ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं। वो विपक्ष, तो इन्होंने ये तरीका अपनाया कि अगर किसी विपक्षी नेता को जेल में डाल के रखना है, बेल नहीं होने देनी है उसकी, तो उसके ऊपर ऐसी धारा लगाओ जो आतंकवादियों और ड्रग माफिया के लिए बनाई गई है, ताकि वो जेल से निकल ना पाए। बहुत बढ़िया है जी। तो आप किसी नेता को डालोगे 1.5 साल जेल में रखोगे, किसी को 1 साल जेल में रखोगे। बट आई एम ग्रेटफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बाबा साहब ने पहले लिख दिया था कि जब भी तानाशाह सरकार आके इस तरह की हरकत करेगी तो उसके लिए आर्टिकल 21 है। और आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने कहा भैया संविधान, हम संविधान की रक्षा करेंगे, तुम अगर अपनी पावर का दुरुपयोग करके किसी कानून के तहत लोकतंत्र को खत्म करोगे तो हम तुम्हें लोकतंत्र खत्म करने से रोकेंगे। तो आज मुझे बेल मिली है, मेरे ऊपर केस खत्म नहीं हुआ है, मैं सहमत हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुकदमा चला लो, मुझे कोई डर नहीं है, मुकदमा चलेगा। जिस दिन मुकदमा खत्म होगा उस दिन उसका नतीजा मैं पहले से जानता हूँ, कुछ नहीं बचेगा उसमें, निकलेगा नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस देश में संविधान जीता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जीत कराई है कि भैया तुम्हारी तानाशाही एक तरफ, लेकिन संविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।